डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं दक्षा मेरैया, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, हम बीए ऑनर्स के प्रश्न पत्र 101 अनुवाद और उसकी प्रविधि की प्रथम इकाई अनुवाद अर्थ, स्वरूप, प्रकृति, आवश्यकता और महत्व का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें से पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने अनुवाद का अर्थ, परिभाषा और उसके स्वरूप के बारे में चर्चा की थी। आज हम अनुवाद की प्रकृति के बारे में समझेंगे। अनुवाद के व्यावहारिक रूप की विविधता ही हमारे सामने यह प्रश्न उठाती है कि अनुवाद विज्ञान है या कला है या शिल्प है अथवा इनमें से एकाधिक की विशेषताओं से युक्त कोई और ही चीज़। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए पहले हमें कला, विज्ञान और शिल्प का स्वरूप जानना हो। अनुवाद की प्रकृति को देखते हुए अक्सर यह सवाल किया जाता है कि अनुवाद को कला कह दिया जाए या अनुवाद को विज्ञान माना जाए। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि अनुवाद एक कला है, जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि अनुवाद एक विज्ञान है। जब आप अनुवाद की प्रकृति को समझते हुए उसकी प्रक्रिया पर ध्यान देंगे तो यह बात समझ पाएंगे कि अनुवाद एक कला भी है, अनुवाद एक विज्ञान भी है और अनुवाद एक शिल्प भी है। उसे किसी एक खांचे में फिट नहीं किया जा सकता है। कला और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ना ही उनके बीच कोई स्पर्धा है। दोनों ही अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है और यूँ देखा जाए तो कला भी एक विज्ञान है और विज्ञान भी एक कला है। दोनों का एक दूसरे से गहरा संबंध है। अनुवाद कला है या विज्ञान या फिर शिल्प, ये समझने से पहले कला, विज्ञान और शिल्प क्या है यह समझना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले कला क्या है यह समझते हैं। तो कला माने कौशल। किसी भी कार्य को पूरी कुशलता या निपुणता से संपन्न करना कला कहलाता है। कला एक प्रकार का कृत्रिम निर्माण है। मूर्ति बनाना, चित्र बनाना, भवन या मंदिर बनाना, गीत गाना, काव्य रचना करना, ये सभी कला है। हर वो चीज़ जिसे देखकर, सुनकर, पढ़कर हमें आनंद की प्राप्ति होती है वह कला है। चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला, संगीत कला, नृत्य कला, धातु कला, फोटोग्राफी, अभिनय कला, लेखन कला, पेंटिंग, ये सभी कला के विविध रूप है। कला का क्षेत्र अत्यंत व्यापक और विस्तृत है। अगर कला को समझना हो तो कई अलग अलग विद्वानों ने उसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है। कला मानवीय अभिव्यक्ति का एक रूप है जो सौंदर्य बोध, कल्पना शक्ति और रचनात्मकता के माध्यम से व्यक्त होती है, जिसे देखकर, सुनकर, पढ़कर हमारे भीतर आनंद जागृत होता है। उदाहरण के तौर पे समझें तो जैसे कि कोई अच्छी रचना को हम पढ़ते हैं तो हमें आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। उस रचना का सृजन करने वाले रचनाकार को भी उसकी रचना करने का सुख मिलता है। किसी गायक को जब हम अच्छा गाते हुए सुनते हैं तो हमें सुनने का सुख प्राप्त होता है और गायक को भी गाते हुए आनंद मिल रहा होता है। किसी अभिनेता को अच्छा अभिनय करते हुए देखते हैं तो हमारे भीतर भी रस बहता है और इस प्रकार हमें देखने का सुख प्राप्त होता है। इन उदाहरणों से यह समझा जा सकता है कि कला का संबंध विशुद्ध रूप से अभिव्यक्ति के उस पक्ष से है जहां आपको आनंद की प्राप्ति होती है। आपके भीतर एक सौंदर्य बोध जागृत होता है। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा है कि कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत है और साहित्य में कहा गया है कि प्राण तत्व से परिपूर्ण रचना को ही हम कला कहते हैं। प्राण तत्व से परिपूर्ण रचना का मतलब है कि कलाकार उसमें अपनी जान डाल देता है।
अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा सब कुछ उसमें खर्च कर देता है। अज्ञे की एक प्रसिद्ध कविता है असाध्य वीणा। उसकी एक पंक्ति है कि मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। अर्थात कलाकार कला का प्रदर्शन करते हुए स्वयं में खो जाता है, तादात्म्य स्थापित कर लेता है, पूरी तरह से डूब जाता है। तो इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि कला का संबंध बहुत सूक्ष्म है, हमारे भीतर के सौंदर्य से है, भीतर के आनंद से है, जो हमें परिष्कृत करता है, जो हमें बेहतर बनाता है। कोई चित्रकला है, कोई मूर्ति कला है, कोई संगीत कला है, कला के विविध रूप है। लेकिन उन तमाम कलाओं में महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें अभिव्यक्ति की प्रवणता है, अभिव्यक्ति की तीव्रता है, और वह तीव्रता अभिव्यक्ति करने वाले को भी और अभिव्यक्ति का साक्षात्कार करने वाले दोनों को ही आनंद की प्राप्ति होती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि कला में मनुष्य स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है। फ्रायड ने कहा है कि कला में मानव अपनी दमित वासनाओं और कुंठाओं की अभिव्यक्ति करता है। अरस्तू ने कहा है कि कला प्रकृति का अनुकरण है। टॉल्स्टॉय की परिभाषा कला को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हमें समझना चाहिए। टॉल्स्टॉय ने कहा कि अपने भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना कि उसे देखने या सुनने वाले के मन में भी वही भाव जागे। जैसे कोई कलाकार तबला बजा रहा है या गीत गा रहा है, तो जागृत अवस्था में वह कई तरह के संकेतों, ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्ति कर रहा है, आनंद पैदा कर रहा है, और उस आनंद की अनुभूति सभी सुनने वालों तक भी पहुंच रही होती है, और इस प्रकार दोनों के भीतर आनंद का सुख प्राप्त हो रहा होता है। कला का स्वभाव विज्ञान के बिल्कुल विपरीत है। कला के अंतर्गत मनुष्य की वे क्रियाएं और कृतियां आती हैं जिनके सृजन और आस्वादन दोनों में उसे मानसिक आह्लाद मिलता है। कला के माध्यम से मनुष्य लालित्य की सृष्टि करता है और उससे स्वयं आनंदित होता है और दूसरों को भी आनंदित करता है। कला एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान के अनुभव, भावनाएं और इंद्रियों से जुड़ी समझ दिखाई पड़ती है। ये बातें सबके लिए आम होती हैं, लेकिन हर कलाकार उन्हें अपने ढंग से, खास तरह से दिखाता है। इसलिए हर कलाकृति में कुछ अलग और व्यक्तिगत होता है। कला में कलाकार की अपनी सोच, प्रतिभा और रचनात्मकता बहुत मायने रखती है। कलाकृति के रूप में मनुष्य के जो अनुभव, भाव और इंद्रिय बोध, विशिष्ट निजी व्यक्तित्व, संपन्न अभिव्यक्ति पाते हैं, आस्वादक भी जब उन्हें ग्रहण करता है तब, यानी जब हम कविता को सुनते या पढ़ते हैं, तब हम पर उसका जो प्रभाव पड़ता है, हम उसे जिस रूप में ग्रहण करते हैं, वह बिल्कुल वही अनुभव, भाव या इंद्रियों नहीं होता जो कवि का था या जिसे कवि ने संप्रेषित करना चाहा था। जब प्रसाद जी कामायनी में मनु से कहलवाते हैं, कब तक और अकेले कह दो हे मेरे जीवन बोलो, किसे सुनाऊं कथा कहो मत अपनी निधि न व्यर्थ खोलो, तब उनके इस कथन में अकेलेपन की जिस तड़प ने अभिव्यक्ति पाई है, उसे कामायनी का हर पाठक ग्रहण नहीं कर पाता। जबकि सत्य यह है कि अकेलेपन की यह तड़प प्रसाद जी ने स्वयं बड़े तीखेपन के साथ अनुभव की थी। यह उनके जीवन का यथार्थ था। महादेवी वर्मा ने उनके संबंध में कहा है, प्रसाद का व्यक्तिगत जीवन अकेलेपन की जैसी अनुभूति देता है, वैसी हमें किसी अन्य समसामयिक साहित्यकार के अध्ययन से नहीं प्राप्त होती है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि कला जीवन को सार्थकता प्रदान करने वाली एक उमंग का नाम है, एक उत्साह का नाम है।
जिससे हमारे भीतर सौंदर्य चेतना और आनंद बोध जागृत होता है। अब हम समझते हैं कि विज्ञान क्या है। हम विज्ञान को सामान्यतः एक व्यावहारिक और बौद्धिक गतिविधि के रूप में परिभाषित करते हैं, जो अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से भौतिक और प्राकृतिक दुनिया के व्यवस्थित विश्लेषण, परीक्षण और विखंडन से संबंधित है। वैज्ञानिक जो हम जानते हैं उसका उपयोग यह पता लगाने के लिए करते हैं कि हम क्या नहीं जानते, और जो हम नहीं जानते उसके बारे में और अधिक जानने के लिए हर संभव संसाधन का उपयोग करते हैं। विज्ञान का सामान्य मतलब होता है किसी विषय का विशेष और व्यवस्थित ज्ञान। तो विज्ञान माने व्यवस्थित ज्ञान, विशेष ज्ञान, जिसे कई तरह के प्रयोगों और प्रामाणिकता के आधार पर पाया गया हो, खोजा गया हो, सिद्ध किया गया हो, जिसे गहन मेहनत, कड़ी खोज के बाद सिद्ध किया गया हो, उसे हम विशेष या व्यवस्थित ज्ञान कहते हैं। लेकिन आज के समय में विज्ञान शब्द ज़्यादातर भौतिक विज्ञानों तक सीमित हो गया है, जैसे भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित इत्यादि। इसी कारण जो विषय भौतिक विज्ञान नहीं है वे भी वैज्ञानिक कहलाने की कोशिश करते हैं। पहले जिन्हें शास्त्र कहा जाता था, जैसे कि राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भाषा शास्त्र, अब उन्हें राजनीति विज्ञान, अर्थ विज्ञान, भाषा विज्ञान कहा जाने लगा है। भौतिक विज्ञान की पद्धति यह है कि वह तथ्यों को ढूंढता है, उनका विश्लेषण करता है, उन्हें क्रमबद्ध करके वर्गीकृत करता है और इस प्रक्रिया से ऐसे सिद्धांत और नियम बनाता है जो हर जगह और हर समय सही माने जाते हैं। इनके नियम और सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट, निश्चित और निर्विवाद होते हैं। चूँकि ये भौतिक जगत से जुड़े होते हैं, इसलिए इनमें तटस्थता और सार्वभौमिक नियम बनाना संभव है, लेकिन समाज और भाषा जैसे विषयों में पूरी तरह संभव नहीं है। इसलिए इन विषयों में आंकड़े इकट्ठा करना, साक्षात्कार लेने, प्रश्नावली बनाने और कंप्यूटर की मदद से विश्लेषण करने जैसी पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं। इन तरीकों से वे एक सीमा तक अपने अध्ययन को वैज्ञानिक साबित कर पाते हैं। कला और विज्ञान का अर्थ समझने के बाद आइए जानते हैं कि कला और विज्ञान के बीच क्या अंतर होता है। विज्ञान तथ्यों और तर्कों पर आधारित है, जबकि कला व्यक्तिपरक भावनाओं और विचारों पर आधारित है। विज्ञान वस्तुनिष्ठ परीक्षण और प्रयोग पर निर्भर करता है, जबकि कला रचनात्मकता और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति पर निर्भर करती है। विज्ञान एक सत्यापित सिद्धांत बनाता है, जबकि कला प्रभाव या अनुभव उत्पन्न करती है। विज्ञान क्यों और कैसे का उत्तर देने का प्रयास करता है, जबकि कला क्या महसूस होता है या क्या दिखता है को प्रस्तुत करती है। हमने ऊपर देखा कि कला और विज्ञान का एक दूसरे से गहरा संबंध है। इस बात को उदाहरण से समझते हैं। जब कोई कलाकार अपने आप को मांझता है तो उसे निरंतर अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास सिर्फ प्रतिभा हो लेकिन मेहनत न हो, उसका अभ्यास न हो, निपुणता न हो, तो सिर्फ प्रतिभा के बल पर कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं कर सकते। यानी कि विज्ञान में जिस प्रकार निरंतर साधना और श्रम की आवश्यकता होती है, निरंतर चीज़ों को जानना, पहचानना, खोजना होता है, प्रयोग करना होता है, तब जाकर आपको कोई परिणाम मिल पाता है। कला की साधना भी विज्ञान की साधना की तरह होती है। महान कलाकार, महान रचनाकार या महान खिलाड़ी अगर आपको बनना है तो आपको विज्ञान की तरह निरंतर साधनारत रहना पड़ता है, निरंतर प्रयोग करने पड़ते हैं, निरंतर नई नई खोज करनी पड़ती है। और एक स्तर पर जाकर विज्ञान जब नई खोज कर लेता है, कोई नया प्रयोग करके उसे साबित कर देता है, तो प्रयोग के दौरान की जाने वाली तमाम साधनाओं का सुख
परिणाम में बदल जाता है और वह अपने आप में एक कला है। अनुवाद में कला और विज्ञान दोनों के तत्व हमें देखने को मिलते हैं। तो हमने कला और विज्ञान को कुछ हद तक समझा। अब समझते हैं कि शिल्प क्या होता है। शिल्प किसी वस्तु को हाथों या साधारण औजारों से कुशलतापूर्वक बनाने की एक कला या व्यवसाय है, जिसमें सौंदर्य और उपयोगिता दोनों का ध्यान रखा जाता है। शिल्प में विभिन्न तकनीकों और कौशल का उपयोग किया जाता है, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाना, लकड़ी की नक्काशी, बुनाई या कढ़ाई। शिल्प के पर्यायवाची के रूप में हुनर, कारीगरी, दक्षता, हस्तकर्म इत्यादि का प्रयोग किया जाता है और माना जाता है कि प्रशिक्षण, अभ्यास और शारीरिक श्रम के द्वारा किसी उपयोगी वस्तु के निर्माण में दक्षता प्राप्त कर लेना शिल्पगत दक्षता है। इसमें सर्जनशीलता की अभिव्यक्ति नगण्य होती है, इसलिए कला की अपेक्षा शिल्प को हीनतर माना जाता है। इसका एक कारण यह भी है कि कला का संबंध लालित्य से जोड़ा जाता है और शिल्प का संबंध उपयोगिता से। ललित कलाओं की रचना में प्राप्त कुशलता कला है, वहीं उपयोगी कलाओं के निर्माण में प्राप्त दक्षता शिल्प है। विज्ञान, कला और शिल्प का स्वरूप जान लेने के बाद अब अनुवाद इनमें से क्या है, यह जानने का प्रयास करते हैं। क्या अनुवाद विज्ञान है? तो विद्यार्थी मित्रों, क्या अनुवाद विज्ञान है या कला है या शिल्प है? तो विद्यार्थी मित्रों, आज की क्लास में हमने कला, विज्ञान और शिल्प का अर्थ समझा। अगली क्लास में हम अनुवाद एक कला, विज्ञान और शिल्प कैसे है ये समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।